इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। डाइजेशन के थ्रू जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा। एक आरबीसी इतना बड़ा था तो गिवन स्पेस में लेट्स से इतने आरबीसीज ही आ रहे थे। तो कनकेविटी है ये क्या करता है, एक ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स है वहां के जो सराउंडिंग ब्लड आ सकता है। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए वाले को ही डोनेट कर सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होते हैं, हर एक सेल तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इन फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में, इनके सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। तो इन सभी के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बॉडी में क्या जरूरत होती है, क्या नीड होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक तो अनडाइजेस्टेड फूड जो हम लोग फिर एक्सक्रीट कर देंगे, पर उसी फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो यूजफुल पार्ट होता है जिसको हर एक सेल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो वो बिना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से तो होगा नहीं। तो इसीलिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है वो समझना है। रेस्पिरेशन हमने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा था, उसका इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला करके रिएक्ट करके तीन चीजें फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। तो ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, हर एक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि हम लोग डे टू डे फंक्शंस कैरी आउट कर सके। तो इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। डाइजेशन के थ्रू जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा, उसके थ्रू हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ये ग्लूकोज हर एक सेल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जो बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नहीं होगा। फिर ऑक्सीजन भी हर एक सेल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना हम लोग, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी रेस्पिरेशन होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी तो सेल यूज कर लेगा, पर ये जो दो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसको भी तो बॉडी से बाहर निकालना है ना, इसको भी तो लंग्स तक पहुंचाना है। तो उसके लिए भी एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो दूसरा रीजन ये है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सेल तक कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा। थर्ड पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है। और ये मेन ऑर्गन क्या है जो इसमें एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज किडनी। किडनी हमारे ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या हो गया, जैसे यूरिया, सॉल्ट वगैरह, तो ये यूरिन नाम के फ्लूइड के साथ क्या है, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं बॉडी से। तो ब्लड पहुंचेगा कैसे, किडनी तक। अगर उसे फिल्टर पूरा करना है तो ब्लड को किडनी तक पहुंचना पड़ेगा, तो बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हार्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जो बॉडी में ग्रोथ लाने का काम करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज लाने का काम करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, ये जिस ऑर्गन के लिए बने हैं ना, ये उसी ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे और किसी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हार्मोन्स जिस ऑर्गन के लिए बने हैं वहां तक पहुंचाने के लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू ही जाते हैं।
हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं एंड फिर इन्हें टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, तो बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है हमारे बॉडी में। अब हम लोग ये डायग्राम समझ लेते हैं। तो मेनली जो हार्ट है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड एकदम एक्सट्रीमिटीज तक भी पहुंच पाता है। ठीक है, मतलब एकदम टिप तक, फिर एकदम टो तक। ठीक है, तो एकदम एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक भी ब्लड कैसे पहुंच पाता है, बिकॉज ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप करने का काम करता है। तो सबसे पहले हार्ट में वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल्स ब्लड में भेज देते हैं, अपना जो वेस्ट है सेल्स क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। तो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और इन्हें कौन लेकर के आता है, वेन्स। ठीक है, तो वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर के आते हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट से जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। ये जो ब्लड है ये हार्ट से कहां जाता है, लंग्स में। लंग्स में जब भी हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स में क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जा रहा है और फ्रेश ऑक्सीजन उसके साथ मिल जा रहा है। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में एंटर करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है टू द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन हार्ट तक लेकर के आता है। फिर यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी। जहां पे शब्द आ गया पल्मोनरी वहां पे ये उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला ये हार्ट में आता है, हार्ट के थ्रू आर्टरीज, मतलब हार्ट से ये बाहर निकल के आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। फिर जो सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करके फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से सेल्स में जाता है, फिर वो जो ब्लड है वो वापस से क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, नाउ अब एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें लिम्फ सर्कुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज है, इसमें लिम्फ फ्लूइड है। अब यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड क्या है, फ्लो करते 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 लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू अल्टीमेटली जाके वेन्स के साथ जुड़ जाएगा। तो लिम्फ जो है अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन कर दिया जाता है, वेन्स में ड्रेन कर दिया जाता है। अब व्हाट आर द सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, तो सबसे पहले है ब्लड। तो पहला सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, ब्लड। इट इज कंटेन्ड इन द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूब्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड ओपन तो फ्लो नहीं करता है इनसाइड द बॉडी, ये ट्यूब्स में फ्लो करता है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अभी हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो पढ़ लिया है, तो इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे। नाउ फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है, सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं उसमें जब एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो इसका भी अपना एक पर्पस होता है, अपना काम होता है। इसमें भी एंटीबॉडीज वगैरह, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बहुत बार। फिर थर्ड पॉइंट है लिम्फ। लिम्फ में भी एंटीबॉडीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं जो जर्म्स के अगेंस्ट, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिम्फ वेसल में पाया जाता है और कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे स्प्लीन, टॉन्सिल, इनमें पाया जाता है। अब ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू द हार्ट एंड वेसल्स, मतलब ब्लड कभी स्टेशनरी नहीं रहता, इट ऑलवेज फ्लोज। फिर ब्राइट रेड इन आर्टरीज, तो आर्टरीज में ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है, वेन्स में ब्लड का कलर डार्क रेड हो जाता है। फिर एवरेज अडल्ट हैज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, सॉल्टिश एंड स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है, जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.3 से लेके 7.45 तक रेंज करता है एंड इसका जो, इसीलिए ये अल्कलाइन है एंड इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टिश है। अब फंक्शंस क्या है ब्लड के, सबसे मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट।
सब्सटेंसेस हर पार्ट तक पहुंचाना, हर एक सेल तक पहुंचाना, हर एक सेल से वेस्ट को लेकर के आना, उस वेस्ट को एक्सक्रीट करवाना, तो ये सारे ही फंक्शंस क्या है, ब्लड के हैं। तो इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ब्लड में एक आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। जब ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, जैसे जैसे आगे आगे जाएगा वैसे वैसे सेल्स में ऑक्सीजन दे देगा और वापस हेमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और हर एक सेल तक पहुंचाना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन लेकर के जाता है बहुत बार, बट बहुत ही कम अमाउंट में। तो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, यानी कि वेस्ट भी कैरी करता है फ्रॉम द सेल्स। अब एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, हॉर्मोन्स भी उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, हेमोग्लोबिन नहीं, ब्लड। फिर एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट। ठीक है, बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेल से, क्योंकि रेस्पिरेशन में थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, तभी जब भी आप एक्सेल करोगे तो एक्सेल्ड एयर स्लाइटली वार्म होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो हीट है ये पूरे बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, तो ब्लड ये काम करता है, क्योंकि पूरे बॉडी में फ्लो करता है तो पूरे बॉडी में ये हीट भी डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता है। अब प्रोटेक्शन, इट फॉर्म्स क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस एंड जर्म एंट्री। जब भी कुछ कट वगैरह लग जाता है, कुछ भी कट फट जाता है, तो वहां पे क्या है, कुछ टाइम पे अपने आप ही एक स्क्रेप सा फॉर्म हो जाता है। बहुत लोग उसको उखाड़ भी देते हैं, नहीं उखाड़ना चाहिए, वहां पे स्क्रेप सा फॉर्म हो जाता है। तो वो कैसे फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर वो फॉर्म नहीं होता तो वहां से खून कभी रुकता ही नहीं, खून बहता रहता, ब्लड लॉस होता। ठीक है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट बचाते हैं, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। दे प्रोड्यूस एंटी टॉक्सिन। जो टॉक्सिन क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। जब भी जर्म्स या बैक्टीरिया एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो उस टॉक्सिन के खिलाफ लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज, जो कि सोल्जर्स हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं विच किल द जर्म्स एंटरिंग द बॉडी। तो ये कुछ फंक्शंस थे ब्लड के। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। सबसे पहले जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और सेल्यूलर पार्ट क्या है, जो जितने भी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, तो एक सेल्यूलर पार्ट होता है एंड एक क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा, इट इज अ लाइट येलो अल्कलाइन लिक्विड। इसमें 90 to 92% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन फाइब्रिनोजेन हैज बीन रिमूव्ड, इसको सेरम कहा जाता है। मतलब अगर प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रोटीन रिमूव कर दे तो अब जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, सेरम। अब बात करेंगे हम लोग सेल्यूलर एलिमेंट्स के बारे में। ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल्स का। ये व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग तरह के, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, इनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बाय कनकेव होते हैं, डिस्क लाइक। बाय कनकेव यानी कि दोनों साइड से कनकेव होते हैं, ऐसे, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे मतलब अंदर से धसे होते हैं, ठीक है। डिस्क लाइक, फ्लैट इन सेंटर, थिक एट द पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी में थिक होंगे, सेंटर में फ्लैट होंगे। साइज अबाउट 7 माइक्रोन्स इन डायमीटर। अब ये स्मॉल साइज क्या फंक्शंस प्ले करता है, स्मॉल साइज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आरबीसीज इतने स्मॉल क्यों होते हैं? द स्मॉल साइज प्लस द कंकेविटीज ऑन आइदर साइड प्रोवाइड अ लार्जर सरफेस एरिया विच मेक्स देम वेरी एफिशिएंट इन अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन। तो ये जो कनकेविटी है ये क्या करता है, एक ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके।
फिर ये जो स्मॉल साइज है, बहुत बार क्या होता है, इनको बहुत ही ब्लड को बहुत ही छोटी छोटी जगह तक पहुंचना होता है, ट्रैवल करना होता है। तो अगर इनका साइज बड़ा होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो आरबीसीज है इनका साइज छोटा होता है। The small size also enables the red blood cells to travel through very fine capillaries in the body where they have to travel in a single file. तो दो फंक्शंस है स्मॉल साइज के। सबसे पहले क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, लार्जर सरफेस एरिया मिलता है फॉर ऑब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, एकदम छोटी छोटी जगह के थ्रू भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब हेमोग्लोबिन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर एक स्पॉन्जी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में ये आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। इट इज मेड अप ऑफ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जिसको हेमिन बोला जाता है, एंड प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन दैट कैरीज द ऑक्सीजन। काउंट्स क्या है, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन मेल्स एंड 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल। सो मिलीमीटर क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, बहुत बार जो हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब ऐसे ही ऑक्सीजन गिव अप कर देता है टू द सेल्स। पर हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ही स्टेबल बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसके वजह से अब उसके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो गया है एंड वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो हमारे सेल्स को कार्बन मोनोऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भर भर के हेमोग्लोबिन में जा रहा है तो सेल्स को ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये तब होता है जब आग वगैरह लग जाती है। बहुत बार लोग जल के नहीं मरते हैं, बट बहुत अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करके मरते हैं। नाउ कार्बन hemoglobin has a very strong affinity for carbon monoxide, forming a stable compound carboxyhemoglobin. This reduces the capacity of blood to transport oxygen, sometimes leading to death. अब लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, अडल्ट्स के केस में ये बोन मैरो में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो लॉन्ग बोन्स है उनका जो बीच वाला सेंटर पार्ट होता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। तो आरबीसीज वहां प्रोड्यूस होते हैं। एम्ब्रायोज के केस में जो अनबॉर्न बेबी है, एम्ब्रायो है, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर, जो हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। तो एम्ब्रायो के केस में जो आरबीसीज हैं वो लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं। फिर चिल्ड्रन, जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 साल के जो 5 साल से कम के भी जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, मतलब कि उनमें जितने भी बोन्स हैं उन सभी के बोन मैरो में क्या है, आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। आरबीसी का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है, उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओल्ड एंड वीक सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। तो इन 3 ऑर्गन्स में इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनके अंदर का जो आयरन होता है, आयरन पिगमेंट जो होता है, इट इज रिटेन्ड इन द लिवर, वो लिवर में ही रह जाता है एंड ओवर टाइम वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द रिमाइंडर इज एक्सक्रीटेड एज अ बाइल पिगमेंट कॉल्ड बिलिरुबिन। तो ओवरऑल जब आरबीसीज डिकम्पोज होते हैं तो जो आयरन पार्ट होता है, आयरन वाला पार्ट होता है उनमें, वो लिवर में ही रख दिया जाता है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाइल पिगमेंट के फॉर्म में हटा दिया जाता है वेस्ट के थ्रू। हमारे वेस्ट में जो येलो कलर आता है, इट इज बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन, इट इज बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट। तो ये बाइल पिगमेंट कहां से आया, आरबीसीज के डिकम्पोजिशन से ही आया है। अब मैमल्स के केस में आरबीसीज कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं अपने में, जिसकी वजह से उनको बहुत बेनिफिट होता है। सबसे पहले है लॉस ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर सके, ठीक है। और जो मतलब अगर न्यूक्लियस होता तो उनका जो सेल का साइज होता वो बड़ा होता, तो कम जगह पे, मतलब एक सर्टेन जगह पे कम नंबर ऑफ आरबीसीज आ पाते। पर अगर हम लोग उसमें से न्यूक्लियस हटा देंगे तो वो और पतले हो सकते हैं और उसी जगह पे फिर ज्यादा नंबर ऑफ आरबीसीज एकोमोडेट कर पाएंगे। तो चेंजिंग फ्रॉम अ स्पेयर टू अ बाइकनकेव डिस्क इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अलाउइंग फॉर फास्टर ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन, मतलब कि और जल्दी ऑक्सीजन वो अब्जॉर्ब करेंगे। फिर विदाउट अ न्यूक्लियस मोर आरबीसीज कैन बी पैक्ड इनटू द सेम स्पेस। तो पहले एक आरबीसी इतना बड़ा था तो गिवन स्पेस में लेट्स से
इतने आरबीसीज ही आ रहे थे, अब क्या है, अब आरबीसी पतला हो गया है तो और ज्यादा आरबीसीज हम लोग क्या है एकोमोडेट करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी कमी होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मतलब इसी में रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो इसको अगर आरबीसी के पास अगर ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो वो खुद ही यूज कर लेगा अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन करवाता है। तो आरबीसी के पास जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से वो रेस्पिरेशन में चला जाएगा, मतलब आरबीसी खुद ही उसको यूज कर लेंगे। इसीलिए इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ताकि ये खुद रेस्पिरेशन ना करे। ठीक है, ये खाली ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन और ग्लूकोज को। So since mitochondria perform aerobic respiration, losing them ensures that the RBC does not consume the oxygen it is carrying. Mitochondria होगा ही नहीं तो respiration भी नहीं होगा, respiration अगर नहीं होगा तो RBCs oxygen use नहीं करेंगे, बस transport करेंगे. It allows full transport of glucose in the plasma to other tissues unused by the RBCs themselves. और ये फिर glucose भी use नहीं करेंगे। अब लॉस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह होता है जो सेल्स को एक स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो आरबीसीज में ये नहीं होता है ताकि आरबीसीज फ्लेक्सिबल हो सके, अपने हिसाब से बेंड कर सके और छोटी छोटी जगह से भी निकल सके। The absence of this structural framework increases the cell's flexibility, allowing RBCs to squeeze through incredibly narrow capillaries to reach deep tissues. तो कहीं से भी आरबीसी स्क्वीज करके बेंड करके निकल सकते हैं क्योंकि उनमें ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज ये बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है। दे लैक हेमोग्लोबिन, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। एंड आर केपेबल ऑफ डायापेडिसिस। डायापेडिसिस क्या होता है, कैपिलरीज जो होते हैं ना, जो हमने पढ़ा था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तो कैपिलरीज ट्यूब्स की तरह होते हैं। अब जब भी कोई भी जर्म बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, ये कैपिलरीज से ऊज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं स्क्वीज करके और सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम में जो जर्म एंटर किया है ये डब्ल्यूबीसी उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो ये कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होने वाला जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डायापेडिसिस, स्क्वीजिंग थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इनटू द टिश्यूज। तो कहीं पे भी अगर जर्म आ गया है तो डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे, कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और फिर उस एरिया तक पहुंचेंगे एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब इनकी दो कैटेगरीज है, एक ग्रेन्यूलर एक है नॉन ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो सेल है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका जो न्यूक्लियस है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है, लोब्स यानी के पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होल न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसमें तीन कैटेगरीज है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल। फिर आता है नॉन ग्रेन्यूलर। नॉन ग्रेन्यूलर में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो है इनके न्यूक्लियस 3 से 4 लोब्स में डिवाइडेड है। इनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर होता है एंड दे हैव अ पर्टिकुलर स्टेन, क्योंकि इनमें डाइज प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक कलर होता है इनका। दे एनगल्फ बैक्टीरिया, जिस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया को निगल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निगल जाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। नेक्स्ट है इसिनोफिल्स, इनका न्यूक्लियस है 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, लार्ज एंड स्टेन डार्क रेड विथ इओसिन एसिड डाई, तो इनका कलर रेडिश होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इओसिन। फिर दे एनगल्फ बैक्टीरिया, दे ऑल्सो प्रोड्यूस एंटी टॉक्सिन, जो टॉक्सिन के खिलाफ लड़ते हैं। टॉक्सिन क्या होते हैं, जब भी पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिन्हें टॉक्सिन कहा जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये इन टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी, एलर्जीज के खिलाफ भी प्रोटेक्ट करते हैं, एलर्जीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। न्यूक्लियस लार्ज इनडिस्टिंक्टली लोब्ड, मतलब लोब्ड तो होता है, पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस में पर ऐसा कोई
एक होता है ना शेप प्रॉपर नहीं होता है लोब्स का जो। फिर ग्रेन्यूल स्टेन्स विद बेसिक डाइज मेथिलीन ब्लू, मतलब इनका कलर डाई के वजह से ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लूइश कलर के होते हैं। दे रिलीज केमिकल्स हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है यानी कि जर्म्स अटैक करते हैं या कोई इंजरी हो जाती है तो वो स्पेसिफिक एरिया रेडिश हो जाता है। रेडिश क्यों होता है? क्योंकि वहां के ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। जो कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स रिलीज करते हैं। तो ब्लड वेसल्स जब डायलेट हो जाएंगे तो उस एरिया में ब्लड वेसल की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ताकि वो एरिया जल्दी हील कर सके। तो दीज बेसोफिल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। अब नेक्स्ट है नॉन ग्रेन्युलर में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट होते हैं WBCs के कैटेगरी में एंड दे हैव अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। फिर मोनोसाइट्स जो हैं दे ऑल्सो हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, उनका शेप किडनी जैसा होता है, न्यूक्लियस का जो शेप है ये किडनी जैसा होता है। एट द साइट ऑफ इंफेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? डिस्पोजल बैग्स की तरह होते हैं, गार्बेज डिस्पोजल बैग्स की तरह होते हैं। जितना भी कुछ कचरा वगैरह होता है, डेड जर्म सेल्स हो गए, डेड टिश्यू सेल्स हो गए, ये क्या करते हैं? उसे इनगल्फ कर लेते हैं। दे इंजेस्ट जर्म्स, इंजेस्ट जर्म्स यानी कि जर्म्स को निगल जाना, एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। नेक्स्ट अब WBCs का फंक्शन क्या होता है? तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है। सबसे पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस यानी कि पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेना, निगल जाना। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में तो इसिनोफिल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। इसिनोफिल्स या तो बेसोफिल्स, ठीक है, हिस्टामाइन बेसोफिल्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और उस एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ताकि वो हील कर सके। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है कैसे पता लगेगा? वो एरिया गर्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सूज जाएगा, पेन होने लगेगा उस एरिया में। नेक्स्ट है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये हमने शायद स्किप किया था यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट होते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जर्म्स के खिलाफ फाइट करते हैं। हमारे बॉडी में जब भी जर्म्स एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट द जर्म। फिर दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स। तो ये सब क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है इनका मेन रोल है एंटीबॉडीज फॉर्म करना जो कि जर्म से हमें बचाते हैं। एंड पस क्या होता है? पस एक वाइट फ्लूइड होता है जिसमें डेड WBCs होते हैं और क्या होता है? डेड टिश्यू सेल्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय किया होता है, ठीक है, डेड टिश्यू सेल्स जो बैक्टीरिया से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या डेड WBCs, तो वो एक फ्लूइड फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं पस। अब WBCs कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, लिवर, स्प्लीन। इनका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स। उसके बाद उन्हें सेम मैनर में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिस मैनर में RBC डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हमने RBC के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, WBC के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो दीज आर माइन्यूट ओवल राउंड नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स। इनमें भी न्यूक्लियस क्या है? गायब होता है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम जाइंट सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। तो बड़े बड़े सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स जो कि रेड बोन मैरो में होते हैं। तो इन सेल्स से ही ब्लड प्लेटलेट्स निकलते हैं, फॉर्म होते हैं। अब इनका काउंट है 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन है 3 to 5 डेज। फिर वो स्प्लीन नाम के ऑर्गन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। फिर फंक्शन क्या है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसको कोआगुलेशन भी कहा जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कब होता है? जब भी कोई कट या इंजरी हो जाए तो थोड़े टाइम बाद वहां पे क्या है? एक स्क्रेप फॉर्म हो जाता है ताकि और खून ना बहे, बाहर से जो जर्म्स वगैरह है वो एंटर ना करे। तो ये किसके वजह से हो पाता है? ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के वजह से हो पाता है। अब
तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है? ब्लड क्लॉटिंग इज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड एंड द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द बॉडी थ्रू वुंड्स। तो जर्म की एंट्री ना हो बॉडी में, फिर ब्लड जो है वो ज्यादा लूज ना हो बॉडी से, तो उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। व्हेन अ ब्लड वेसल इज कट, अ क्लॉट फॉर्म्स थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले जहां पे भी इंजरी हुई है, इंजर्ड टिश्यूज एंड डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर एक्स। तो सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है उन्हें? जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स है, वहां के जो सराउंडिंग ब्लड प्लेटलेट्स है, वो क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस के साथ मिल करके, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? सोए हुए इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को जगा देता है और उसको क्या बना देता है? एक्टिव थ्रोम्बिन। तो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है? एक्टिव थ्रोम्बिन में। कौन करता है ये? थ्रोम्बोकाइनेज इसे एक्टिव करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये ब्लड में, ब्लड का जो प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, इसमें फाइब्रिनोजेन नाम का सब्सटेंस होता है। ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नाम का सब्सटेंस होता है। तो उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन थ्रेड में कौन कन्वर्ट करता है? ये एक्टिव थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है उसको फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो फाइब्रिन थ्रेड है ना, जैसे यहाँ पे ये कट है, तो यहाँ पे ये थ्रेड फॉर्म हो जाएगा, ऐसे एक मैश क्रिएट करेगा यहाँ पे, और जो भी ब्लड सेल्स यहाँ पे निकलने वाले थे वो इसी में ट्रैप हो जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे एक स्क्रेप बनेगा और ब्लड यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बिन सल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसल्यूबल फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट कर देता है विच स्टॉप ब्लड सेल्स और क्लॉट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं एक क्लॉट। अब सेरम क्या है? बहुत बार क्या होता है, जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है ना, तो साइड से हल्का हल्का क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, वूंड के आसपास लिक्विड निकलता है, क्लियर लिक्विड, तो उसको बोलते हैं सेरम। अब उस लिक्विड, वो है क्या? वो लिक्विड प्लाज्मा है, पर उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नहीं है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन कहां पे चला गया? फाइब्रिन बन गया ना, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बन गया। तो अब जब ब्लड प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रिनोजेन निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो क्या है? सेरम। तो वही क्लियर लिक्विड यहां से ऊज आउट करता है, निकलता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। अ लो प्लेटलेट काउंट एज सीन एज डेंगू लीड्स टू स्लो क्लॉटिंग एंड पोटेंशियल हैमरेज। तो इंटरनल, बहुत बार क्या होता है, इंटरनल इंजरीज होती है, इंटरनल जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है, मतलब वहां पे भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, टियर हो जाते हैं, तो उसको वापस हील करना है ना। ब्लड क्लॉटिंग अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो फिर क्या होगा? हैमरेज हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। तो डेंगू के केस में जो प्लेटलेट की जो काउंट है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, विच इज नॉट नाइस। अब नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ब्लड का? लेट्स से एक इंसान है जिसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लूज हो चुका है। अब डॉक्टर्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कि उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो अब उसको हर एक का खून ला करके नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको उसके ब्लड ग्रुप के हिसाब से, उस इंसान के ब्लड ग्रुप के हिसाब से कोई ऐसा ब्लड ग्रुप लाना पड़ेगा जो कंपैटिबल हो, ठीक है। हर एक ब्लड ग्रुप का ब्लड उसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो वो कंपैटिबिलिटी कैसे चेकआउट करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जा सकता है कि नहीं, या ट्रांसफ्यूज करवाया जा सकता है कि नहीं, उसी के लिए ये टेबल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो सिस्टम फॉलो करने होते हैं, एक एबीओ सिस्टम और एक आरएच सिस्टम, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, तो इन्होंने ये पूरा सिस्टम इन्वेंट किया था। ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन, एंटीजेंस ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो एंटीजन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो एंटीजन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन जो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंड एंटीबॉडी को समझना। और एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है जो फॉरेन सब्सटेंसेस पे,
या फॉरेन एंटीजेंस पे अटैक करती हैं। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन जो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी क्या है? जो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्या है? फॉरेन सब्सटेंसेस, जर्म कॉजिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे यही अटैक करते हैं, जो हमने ऊपर भी अभी पढ़ा था। तो सबसे पहले अब एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। ठीक है, ये सुना ही होगा आपने। अब जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास ए एंटीजन होता है, पर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती है, यानी कि ये बी एंटीजन को अटैक करेगा। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है पर एंटीबॉडी बी होती है, यानी कि अगर इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी, मतलब जो बी एंटीजन है वो एंटर कर जाता है, तो एंटीबॉडी बी उसको अटैक करने लग जाएगा। ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी होता है पर एंटीबॉडी ए है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस ब्लड में एंटीजन ए एंटर करता है तो इसका एंटीबॉडी ए को अटैक करेगा। एंटी ए मतलब ए को नहीं एंटर करने देंगे, ए एंटीजन को एंटर नहीं करने देंगे। तो बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए प्रेजेंट है, मतलब कि ये ए एंटीजन को एंटर नहीं करने देगा। फिर ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी एंड बी भी। ठीक है, पर इसके पास एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हर किसी से ब्लड ले लेगा, इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसका ब्लड किसी को अटैक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है पर एंटीजन दोनों है, ए बी और बी बी। फिर नेक्स्ट क्या है? ओ, इसके पास एंटी ए भी है एंड एंटी बी भी है, मतलब ना ही इस ब्लड में एंटीजन ए एंटर कर सकता है क्योंकि फिर एंटीबॉडी ए जो है वो उसको अटैक करेगा, ना ही इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी एंटर कर सकता है क्योंकि फिर एंटीबॉडी बी उसको अटैक करेगा। तो ये किसी से, मतलब ये खाली ओ से ही ले सकता है और किसी से ले नहीं सकता, पर ये दे हर किसी को सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी के भी ब्लड ग्रुप में एंटर कर सकता है, किसी के भी ब्लड में एंटर कर सकता है क्योंकि कोई फॉरेन सब्सटेंस है ही नहीं इसके पास, जो आगे जो ब्लड है जिसमें एंटीबॉडीज है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओ के पास कोई फॉरेन सब्सटेंस है ही नहीं, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये हर एक को दिया जा सकता है। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है? ए वाले को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि दोनों के पास क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगा, है ना, तो वो बी को अटैक करेंगे, पर दोनों के पास एंटीजन क्या है? ए है। तो अगर ये ए इसमें जाता है तो एंटीजन ए ही ना जाएगा, और एंटीबॉडी किसके लिए है? बी के लिए, तो कोई फायदा नहीं है एंटीबॉडी का। ठीक है, एंटीबॉडी ए एंटीजन को अटैक नहीं करेगी, तो ये ए को डोनेट कर सकता है और किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को डोनेट कर सकता है, बिकॉज ए बी के पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। एंटीबॉडी कोई भी नहीं है तो इसके एंटीजन को कोई अटैक नहीं करने वाला है ए बी में, तो ये ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। अब जो बी ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीबॉडी ए है, मतलब ए एंटीजन नॉट अलाउड। ठीक है, तो जो बी है वो बी को ही डोनेट करेगा और ए बी को डोनेट कर सकता है क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है फाइट करने के लिए, तो ये हर किसी से रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए बी। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, पर एंटीजन दोनों है, ए बी है और बी भी है, तो ये किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि और किसी को अगर डोनेट करेगा, लेट से ए बी अगर ए को डोनेट करता है तो इसके पास बी एंटीजन तो है ना, और इसकी एंटीबॉडी बी इसके बी एंटीजन को अटैक करेगी, तो ए बी सिर्फ ए बी को ही डोनेट करता है। सेम बी के केस में भी अगर इसको बी में डालते हैं, ए बी को बी में डालते हैं, तो इसके पास एंटीजन ए है और इसकी एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए को अटैक करेगा, है ना, तो फिर इसको खाली ए बी में डालेंगे। नेक्स्ट क्या है? ओ। ओ हर एक को डोनेट कर सकता है पर किसी से ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज हैं। अगर ए एंटीजन इसमें एंटर करता है ओ ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडी ए उसको अटैक करेगा, और अगर बी एंटीजन इसमें एंटर करता है तो एंटीबॉडी बी उसको अटैक करेगा।
तो ये किसी से भी ले नहीं सकता, और AB के पास तो दोनों ही है, तो AB से तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि फिर दोनों AB के एंटीजन को अटैक करेंगे, दोनों एंटीबॉडीज। तो ये किससे ले सकता है? बस O से ले सकता है, क्योंकि O के पास भी सेम एंटीबॉडीज होंगे पर कोई भी एंटीजन नहीं होंगे। O के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये जब भी किसी के ब्लड ग्रुप में जाता है तो कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता एंटीबॉडी, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है O में। एंटीजन होता है तभी एंटीबॉडीज दिमाग लड़ाते हैं कि ये एंटीजन हमारा है कि नहीं है, पर O के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज अटैक करेंगे किसको? ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा ABO सिस्टम। नेक्स्ट, एक और नेगेटिव और पॉजिटिव का फैक्टर देखा जाता है। जैसे कोई भी पूछता है तो ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव, है ना? तो बी तो बोलते ही है, साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो फैक्टर है वो किससे आता है? RH सिस्टम से आता है। ठीक है, तो इट इज नेम्ड आफ्टर द रीसस मंकी वेयर द फैक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो ये मंकी में डिस्कवर किया गया था। अब RH पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें RH फैक्टर होता है, RH नाम का फैक्टर होगा ब्लड में। RH नेगेटिव क्या होता है? जिसके ब्लड में RH नाम का फैक्टर नहीं होगा। तो अब होगा क्या? जब भी when the blood of an RH positive person is transfused into the person lacking it, जिसका RH नेगेटिव हो, लेट्स से RH पॉजिटिव का जो ब्लड है वो एक ऐसे इंसान के बॉडी में चला गया जो RH नेगेटिव है। ठीक है, तो RH नेगेटिव के केस में क्या है? एक फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर रहा है। RH पॉजिटिव जिसका ब्लड होता है उसके पास ये RH फैक्टर है। ठीक है, तो जब भी इसके ब्लड को RH नेगेटिव में डालेंगे, RH नेगेटिव के पास तो RH फैक्टर नहीं है, तो जब भी ये RH फैक्टर इसके बॉडी में जाएगा तो इसकी जो बॉडी है ना, ये इस RH फैक्टर को एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह देखेगी कि ये तो कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर रहा है। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएंगे फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के दौरान, एक बार अगर हम लोग ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो, क्योंकि ये है तो फॉरेन सब्सटेंस ही ना, इसके पास RH है नहीं और हम लोग उसमें RH वाला ब्लड डाल रहे हैं जिसमें RH है। तो जैसे ही RH एंटर करता है, इसकी जो बॉडी है वो अलर्ट हो जाती है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर रहा है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू हो जाते हैं। अगर सेकेंड टाइम भी हम लोग इसी ब्लड को वापस से ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं तो एंटीबॉडीज अब तैयार है और एंटीबॉडीज इसके ब्लड को अटैक करना शुरू कर जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? ब्लड सेल्स क्लम्प हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स फॉर्म होते हैं जो ब्लड वेसल भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड ब्लॉक हो सकता है, और फिर मतलब ब्लड के प्रेशर से जो वेसल्स है वो फट सकते हैं अगर ब्लॉक हो जाए तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है इस केस में। When blood of an RH positive person is transfused into the blood person lacking it, that is RH negative, the blood of the recipient जो रिसीव कर रहा है ना ब्लड, उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने चालू हो जाएंगे RH के खिलाफ। ठीक है, नाउ इफ अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन टू सच RH नेगेटिव पर्सन, यही एंटीबॉडीज क्या करेंगी? फिर जो RH है उसके खिलाफ अटैक करेंगी, उसको अटैक करने लग जाएंगी RH फैक्टर को, क्योंकि अब एंटीबॉडीज रेडी है। एंड फिर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। इफ एन RH नेगेटिव मदर कैरीज एन RH पॉजिटिव चाइल्ड, मतलब लेट से जो मदर है उसके बॉडी में जो चाइल्ड है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें RH फैक्टर है, उसके ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है, पर मदर के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो मदर की जो बॉडी है वो इसके ब्लड को क्या है? एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह मतलब देखने लग जाएगी कि ये RH फैक्टर कैसे आया बॉडी में, है ना, और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगी। नाउ if an RH negative mother carries an RH positive child, her body may produce antibodies against the child's blood, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगे चाइल्ड के ब्लड के खिलाफ, क्योंकि इसके पास RH फैक्टर है जो मदर के बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। while the first child is usually safe, फर्स्ट चाइल्ड को कुछ नहीं होता है क्योंकि एंटीबॉडीज अभी प्रिपेयर हो रही हैं, पर अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हुआ तब फिर मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर जो एंटीबॉडीज है वो रेडी हैं और फिर वो चाइल्ड के जो ब्लड है उसको अटैक करेंगी, फिर वही कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ हो जाएगी। तो सब्सीक्वेंट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसीज कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स फॉर द फीटस, फीटस मतलब अनबॉर्न
बेबी।